अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदायों के कल्याण पर गठित समिति का अध्यक्ष किसे चुना है। ठीक है, ऑप्शन है विष्णु नागर, दूसरा है राजीव गौबा, तीसरा है अरविंद पनगड़िया और चौथा है राजीव कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि राजीव गौबा। अब देखो इसकी ना कहानी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है, चलो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बात है कुछ ऐसी कि भारत में अभी आपको पता है कि समान नागरिक संहिता कानून नहीं है लागू। ठीक है, समान नागरिक संहिता कानून नहीं है लागू, यानी कि अगर समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 में है, अगर ये लागू होता है तो इसके तहत क्या होगा कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबकी शादी जो होगी वो एक ही कानून के अंडर में होगी। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मान के चलो हिंदू अगर शादी करते हैं तो उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक अलग अधिनियम है। ठीक है, अगर ईसाई करते हैं तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत एक अलग अधिनियम है। ठीक है, अगर मुस्लिम करते हैं तो उनका भी 1937 के तहत एक अलग अधिनियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम। अगर पारसी करते हैं तो 1936 के तहत उनका एक अलग अधिनियम है। लेकिन साथ ही एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के तहत अगर कोई शादी होगी तो दोनों कपल, पुरुष और स्त्री दोनों ही हिंदू होने चाहिए। ऐसे ही मुस्लिमों का जो मुस्लिम लॉ पर्सनल आवेदन अधिनियम है, अगर उसके तहत शादी होती है तो दोनों ही धर्म के लोग कैसे होने चाहिए, दोनों ही धर्म के लोग मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से किसी अदर धर्म के व्यक्ति से अगर ये शादी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। समझ में आया? धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं, ये है नियम। तो इसके लिए क्या किया गया है कि विशेष विवाह अधिनियम, क्या है, विशेष विवाह अधिनियम, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत क्या है कि अगर अलग अलग धर्मों के व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री अगर अलग अलग धर्मों के हैं और ये शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में ये रजिस्ट्रेशन करा के अपनी शादी कर सकते हैं बिना धर्म परिवर्तन किए। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं? अब देखो यहाँ तक कहानी तो ठीक चल रही थी, लेकिन आगे क्या हुआ कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा जो 77 थी ना, धारा जो 377 थी वो हटा दी। धारा 377 के हटने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अप्राकृतिक यौन संबंध होते थे उनको अब अपराध नहीं माना जाएगा। समझ में आया? उनको अब अपराध नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि 2023 में एक केस आया। 2023 में क्या आया कि दो पुरुष सामने आए, दो पुरुष, और उन्होंने क्या किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में उन्होंने अपनी शादी करने के लिए पहुंचे। ठीक है, अब यहां पर जो अधिकारी थे उन अधिकारी को क्या परमिशन थी? उन्हें परमिशन थी कि ये उन लोगों की शादियां कराएंगे जो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, बिना धर्म परिवर्तन कराए इस एक्ट के अंडर में उनकी शादियां करा देंगे। लेकिन यहां पे मामला क्या पहुंचा, यहां पर दो पुरुष ही पहुंच गए कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी को वैलिड करो। अब इन्होंने, ये जो अधिकारी थे, इन अधिकारी ने क्या किया, इसके लिए मना कर दिया कि हम इस एक्ट के तहत दो पुरुषों की शादी नहीं करा सकते। इसके बाद में बात क्या हुई कि ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला जिसको नाम दिया गया सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि इस केस में कहा कि भाई हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये कहा है, किसने कहा है? इन्होंने, जो दो पुरुष शादी करना चाहते थे इन्होंने। समझ में आई इतनी सी बात? अब इस जगह पर दोनों पक्षों से काफी बहस हुई। ठीक है, और बहस के उपरांत जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो पता है क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर इन दो पुरुषों को आपस में शादी नहीं करने दी जा रही है तो ये इन दोनों के जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 14, 15 और 21, इनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? ये गए थे कि इसके तहत आर्टिकल 14, 15, 21 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसके लिए आप अपनी कमेटी गठित करो। समझ में आ रहा है? आप अपनी कमेटी गठित करो और इनकी जो इच्छा है, भाई इनका अगर रुझान दूसरे जेंडर में नहीं है, इनका रुझान खुद के ही जेंडर में है, तो इन्हें अपनी इच्छाओं का अधिकार तो है ही है, तो इसलिए आप एक कमेटी गठित करो जो इस पर डिसीजन लेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो जो अटॉर्नी जनरल थे, सरकार के जो अटॉर्नी जनरल थे,
अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ठीक है, इस पर एक कमेटी गठित की जाएगी जो ये डिसीजन लेगी कि इनकी शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, सब कुछ डिसीजन वो कमेटी लेगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो राजीव गौबा अध्यक्ष बने हैं, उसी LGBTQ कमेटी के सदस्यों के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसी के अध्यक्ष बने हैं। ये बात समझ लीजिए, बात हुई क्लियर। लेकिन अब एक सवाल ये बनता है कि LGBTQ ये है क्या? ठीक है, ज़्यादातर लोगों को L और G के बारे में पता होगा, BTQ के बारे में, प्लस के बारे में नहीं पता होगा, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। या फिर हो सकता है कुछ लोगों को LG के बारे में भी पता नहीं हो, तो क्यों ना हम एक बार इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम समझेंगे LGBTQ प्लस। ठीक है, इन्हें हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं हम L का मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, लेस्बियन का तात्पर्य यह है कि जहाँ एक महिला दूसरी महिला से शादी करना चाहती है, यानी एक महिला दूसरी महिला से प्रेम संबंध बनाना चाहती है, उन्हें ऐसी महिलाओं को हम लेस्बियन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब दूसरा होता है गे। ठीक है, गे के तहत क्या होता है कि जहां एक पुरुष दूसरे पुरुष से संबंध बनाना चाहता है, यानी एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्रेम संबंध बनाना चाहता है, वहां ऐसे पुरुषों को हम क्या कहेंगे? गे कहेंगे। ठीक है, याद रखना इनके जो जननांग होते हैं, जननांगों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये स्त्री हैं तो स्त्री के ही जननांग होंगे, जननांगों में कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो पुरुष हैं इनके पुरुष जननांग ही होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इनका जो रुझान होता है वो स्त्री का स्त्री की तरफ रुझान होता है, और यहाँ पुरुष का पुरुष के प्रति रुझान होता है। समझ में आ रहा है? ये कोई, एक और बात आपको बता दी जाए, ये कोई बीमारी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बीमारी नहीं है। अब समझ लेते हैं आगे। LG हो गया। अब बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब यह है कि एक पुरुष एक स्त्री के प्रति और एक पुरुष के प्रति, दोनों के प्रति रुझान रखता है। वैसे ही एक स्त्री, यानी कि एक स्त्री के प्रति और एक पुरुष के प्रति, दोनों के प्रति रुझान रखती है। सेम ऐसा ही पुरुष के साथ में कि एक पुरुष एक स्त्री के प्रति और एक पुरुष के प्रति, दोनों के प्रति रुझान रखता है, दोनों के प्रति प्रेम संबंध बना सकता है, दोनों के साथ यौन संबंध बना सकता है। बात आई समझ में? अब देखो LGB हो गया, आगे आता है टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। क्या है? ट्रांसजेंडर। देखो ट्रांसजेंडर के तहत क्या होता है कि मान के चलो ये एक स्त्री है, ठीक है, इसका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ है, और ये दिखने में आपको, मुझे, हर किसी को ये एक स्त्री दिखती है। लेकिन जब ये स्त्री अपने आप को देखती है तो ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखती है। समझ में आ रहा है? इसके जननांग सभी स्त्री वाले हैं, लेकिन इसकी जो हैबिट्स हैं, इसको ऐसा लगता है कि ये पुरुष है, और इसकी अंदर से जो फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी फीलिंग्स पुरुष वाली फीलिंग्स होती हैं। जैसे ये ऐसा फील करती है कि ये स्त्री के बॉडी में फंसी हुई है। समझ में आ रहा है? ये स्त्री की बॉडी में फंसी हुई है, लेकिन असल में ये एक पुरुष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप ये तो समझ गए कि भाई ये ऐसा फीलिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि यौन संबंध ये किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो मान के चलिए ये महिला है, और ये महिला क्योंकि महिला के रूप में है, जन्म इसका महिला के रूप में हुआ है, लेकिन ये अपने आप को पुरुष फील करती है। तो देखो ये मान के चलिए अगर यौन संबंध एक पुरुष के साथ में बनाती है, यानी कि एक मेल के साथ में बनाती है, तो इसको हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहेंगे। हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, ठीक है। लेकिन अगर यही महिला एक महिला के साथ में ही यौन संबंध बनाती है तो इसको लेस्बियन ट्रांसजेंडर कहेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर ये महिला पुरुष के साथ में और महिला के साथ में, दोनों के साथ में अगर यौन संबंध बनाती है तो इसको बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहेंगे। अगर मान के चलिए ये कोई पुरुष है और पुरुष के रूप में इसने जन्म लिया है और है ये असल में महिला, ठीक है, यानी अंदर से ये क्या फील करता है अपने आप को कि ये महिला है, और उसके बाद अगर ये किसी फीमेल से संबंध बनाता है तो इसको हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी पुरुष के साथ में ही संबंध बनाता है तो इसको गे ट्रांसजेंडर कहेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों के साथ संबंध बनाता है तो इसको बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस हो गया होगा आपको। एक दो बार अगर इंटरेस्टेड होंगे चीज़ों को समझने में तो एक दो बार और देख लेना, अदरवाइज ये ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, ये केवल और केवल जानकारी के लिए है, ठीक है। साथ ही एक और बात याद रखनी है कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, मान के चलिए इनका भेष तो लड़के का है, लेकिन अंदर से फील होता है कि लड़की, या फिर कोई लड़की है जिसको अंदर से फील होता है कि मैं तो लड़के वाली हैबिट होनी चाहिए मेरी। तो पता है कभी कभार क्या होता है कि ये अपना पहनावा बदल लेते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कोई लड़की है और वो ट्रांसजेंडर है तो वो पता है क्या करेगी, वो छोटे छोटे बाल कर लेगी, लड़कों वाले पैंट शर्ट पहनेगी, और मतलब पूरी हैबिट्स उसकी लड़कों जैसी हो जाएंगी। पैंट शर्ट से ही मतलब अनुमान लगाने लगना, यानी कि उसकी सारी की सारी हैबिट्स लड़कों वाली हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई? तो या फिर कोई लड़का है और अगर वो लड़की वाली हैबिट्स करता है और उसके साथ ही वो अपने पहनावा भी बदल लेता है, लड़कियों वाला कर लेता है, तो पता है ऐसे जो लोग होंगे उन्हें क्रॉस ड्रेसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉस ड्रेसर। ये बात क्लियर हुई? लेकिन अगर मान के चलो किसी के दिमाग में ये आ जाए कि अगर मैं अंदर से लड़की हूं
तो मैं बाहर से लड़कों वाले जननांगों के साथ क्यों रहूं? मैं क्यों ना ऐसा करूं कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा लूं या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट करा लूं। अगर ऐसा करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही करा सकते हैं। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी करा सकते हैं और इसके साथ ही हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांससेक्सुअल। अब समझने वाली बात क्या है कि जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों में ही तो दो प्रकार हैं, क्रॉस ड्रेसर और ट्रांससेक्सुअल। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, इनसे संबंधित प्रश्न तो बन सकता है मेंस में, लेकिन इनको डिफाइन करने के लिए नहीं बनेगा। इनके अधिकारों को लेकर, इनके साथ समाज में जो भेदभाव होता है इसको लेकर, इन चीज़ों से लेकर के बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ये केवल जानकारी के लिए, ठीक है? जानकारी लेनी हो अच्छे से ले लीजिए। अब देखो LGBT हो गया, अब होता है Q, ठीक है? Q मतलब क्वीर, यानी कि क्वेश्चनिंग। पता है, इन लोगों को यही नहीं पता होता कि इनका रुझान किस में है, ये पुरुष हैं या स्त्री हैं। समझ में आ रहा है? ये जो जननांग होते हैं उसको भी लेकर के, और इसके साथ ही इनकी जो फीलिंग्स हैं उनको भी लेकर के ये कन्फ्यूजन में होते हैं, इनको क्लियर नहीं होता। इसीलिए इनको क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है और क्वीर भी कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा दो शब्द और होते हैं, एक होता है इंटरसेक्स और एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है? एसेक्सुअल। तो जो इंटरसेक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है ना, तो डॉक्टर ये निर्धारित ही नहीं कर पाते कि ये लड़का है या लड़की है। ये बड़े होने के बाद ही निर्धारित कर पाते हैं कि लड़का है या लड़की, ठीक है? इनको इंटरसेक्स कहते हैं। और जो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, जो एसेक्सुअल, इनमें किसी भी प्रकार की यौन इच्छा नहीं होती, ठीक है? ये किसी के भी प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि कावेरी। तो देखो, कावेरी के बारे में हमने कल परसों एक नदी देखी थी, उसका नाम था नोयाल नदी। क्या नाम था? नोयाल नदी। तो देखो, कावेरी नदी इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है? क्योंकि नोयाल नदी जो प्रदूषण के कारण जाम हो गई थी, ये चर्चा में बनी रही थी। और जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है, इसके साथ पता है क्या हुआ है? इसके साथ ये हुआ है कि गर्मी के कारण और सूखे के कारण ये नदी पूरी तरीके से सूख गई है। समझ में आया? सूख गई है पूरी तरीके से, इसलिए ये चर्चा में आई है। तो इसलिए हमें पता है क्या होना चाहिए, हमें पहले तो ये लक्ष्मण तीर्थ और नोयाल नदी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये, पहली बात ये कि ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है? क्या ये दाएं हाथ से लगने वाली नदियां हैं या बाएं हाथ से लगने वाली नदियां हैं, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए? इसके साथ ये पता होना चाहिए कि कावेरी नदी की सारी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पता होना चाहिए। समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें मैप में नहीं मिली क्योंकि छोटी सी नदी है, तो अगर इसको देखना चाहे तो ये लगभग इस जगह पर है, ठीक है? लक्ष्मण तीर्थ नदी, ठीक है? अब समझ लेते हैं हम कावेरी नदी के बारे में। तो देखो, इसका जो कावेरी नदी का उद्गम है ना, वो पश्चिमी घाट का पर्वत ब्रह्मगिरी है, ठीक है? याद कर लो इसको। इसकी जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है, एकदम से याद कर लो, ये फैक्ट याद करने वाले होते हैं। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है, पता ही होगा। जो सहायक नदियां हैं वो सिमसा, हिमावती, भवानी, अर्कावती नदी, काबिनी नदी, अमरावती नदी, लक्ष्मण तीर्थ, हरंगी नदी और नोयाल नदी। अब देखो, हम इन दो नदियों के बारे में देख चुके हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये होगी कि कौन सी दाएं हाथ से लगने वाली है और कौन सी बाएं हाथ से लगने वाली है, ठीक है? हमने इसका भी इलाज निकाल रखा है। तो देखो, ये है चित्र, यहाँ से देखो, ये चित्र मैंने अपने नोट्स का लगाया है। देखो, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती हैं। अब ये नदी यहाँ से इधर की ओर बह रही है, इस साइड की ओर, ठीक है? तो अगर इस साइड की ओर बह रही है तो इसकी जो लेफ्ट हुई वो ये साइड हुई, और जो राइट हुई वो ये साइड हुई, ठीक है? ये क्लियर हुआ? तो अब ये देखो, ये अकावती हो गया, लेकिन नाम है अर्कावती। क्या है? अर्कावती। तो अर्कावती नदी, सिमसा नदी, और ये हेरांगी नदी, और ये लोकापावनी नदी, और ये हिमावती नदी, ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड से जुड़ने वाली नदियां हैं कावेरी से। समझ में आया? और फिर ये आगे, अगर ये काबिनी नदी, भवानी नदी, अमरावती नदी, स्वर्णवती नदी, लक्ष्मण तीर्थ और नोयल, ये दाएं हाथ से लगने वाली नदियां हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये याद रखना है कि जरूरी ये नहीं कि काबिनी के बाद में भवानी है या भवानी के बाद में अमरावती है। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि कौन सी नदी दाएं तट की है और कौन सी नदी बाएं तट की है। तो जो लक्ष्मण तीर्थ नदी और नोयाल नदी, इन दो नदियों के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो कि चर्चा का विषय बनी रही हैं, द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर तक सब में चर्चा का विषय बनी रही हैं, आर्टिकल आए इन पर। ये कैसी हैं? ये दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड साइड से जुड़ने वाली नदियां हैं, ये याद रखना, बार बार रखना मत। ये जो चित्र है ना, ये वाला चित्र, इसको बार बार देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, अपने आप से दिमाग में चीजें बस जाएंगी, ठीक है? अब थोड़े से एक दो फैक्ट और समझ लेते हैं। देखो, जो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ना इसके, कावेरी नदी के, वो तिरुचिरापल्ली है, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है? ये बात क्लियर हुई। अब देखो दूसरी चीज कि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा गोदावरी के बारे में कि गोदावरी को कहा जाता है ना। तो देखो, इसका एकदम ना ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही है, लेकिन एक जगह पर
एक दो जगहों पर ऐसा बताया है कि जो गोदावरी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर बात की जाए तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में तो ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले हैं। ठीक है, अगर जलप्रपात की बात की जाए तो शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, ये याद रखना है, कर्नाटक में है, कावेरी पर। ठीक, अब एक और चीज देखो कि 3 नदीय द्वीपों का निर्माण होता है इस नदी में। ये जो नदी है कावेरी 3 नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। एक है श्रीरंगपट्टनम, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। एक है शिव समुद्रम और एक है श्रीरंगम, ये श्रीरंगम वाला तमिलनाडु में है, ये याद रखना। ठीक है, और जो कावेरी का डेल्टा है उसे गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया कहा जाता है, ये याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कावेरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे फैक्ट आपको एक जगह दे दिए। अब देखो दिमाग में ये खिचड़ी मत पकाना कि सारी की सारी नदियां याद करूंगा तभी उसके साथ में इस कावेरी नदी को भी याद कर लूंगा। अभी से सिर्फ एक नदी को याद करने से क्या फायदा है? बिल्कुल नहीं। मैं जितना बता रहा हूं ना, इस नदी को तुरंत के तुरंत याद करो। और आपका मुहूर्त पता है कब तक नहीं आएगा? आपका एग्जाम जो होगा ना प्री, उससे 8 दिन पहले तक आपका मुहूर्त आएगा ही नहीं। 8 दिन पहले जब आपका मुहूर्त आएगा तो आप 8 दिन में सारा का सारा डेटा याद करने बैठ जाएंगे, तब याद नहीं होगा। अभी शांति से इसको याद करो और इसके बाद में मैं बारी बारी से महत्वपूर्ण जो नदियां चर्चा में आती जाएंगी सबको इसी तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ में याद करवाते जाऊंगा। इस पूरी नदी को सही से याद कर लेना, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो वन लाइनर प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसका उद्देश्य फलस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देना था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक दिया है। ठीक है, अगला देखो कि वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसडी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर अक्टूबर में एग्जाम हुआ ना तो इन प्रश्नों का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला देखो कि पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ में पानंधो लिग्नाइट खदान में एक विशाल 36 से 49 फीट लंबे शिकारी सांप के जीवाश्म की खोज की है। इस सांप का नाम बासुकी इंडिकस रखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कभी कभार यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब आ जाओ, ये डॉक्सिंग से तात्पर्य क्या है? तो देखो डॉक्सिंग का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना है। यह एक साइबर उत्पीड़न का रूप है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, अलग से समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये देखो धोनी के बाद रोहित शर्मा दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 250 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। ठीक है, यानी कि 2 प्लेयर बन गए हैं जो 250 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। एक है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं रोहित शर्मा। अगला आप देखिए, ब्राजील के घने वर्षा वनों में एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज हुई है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट ये कह रहा है, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है कि स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, फिलहाल के लिए तो महत्वपूर्ण है, आगे अगर पेपर होता है तो नहीं है। केरल के अलापुजा जिले के कट्टनाड क्षेत्र के एडथुआ और चेरू थाना में, ये नाम याद मत रखना, ज़्यादा बहुत जरूरी है नहीं, हजारों बतखें अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से संक्रमित पाई गई हैं। याद क्या रखना है? एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, क्या है? H5N1 है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी, केरल के तट पर बहुत सारी बतखें पाई गई हैं इससे संबंधित, मतलब इस रोग से ग्रसित। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड, इसकी फुल फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहां से देख लेना, देखो यहां से देख लेना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में, 2024 का मतलब 2024 से 25, ये वही डेटा है जो हमने पिछले लिस्ट दी हुई है आपको, 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो देखो अंकटाड की रिपोर्ट को हमने उसमें सम्मिलित नहीं किया था क्योंकि तब ये जारी नहीं की गई थी, अब ये हाल ही में आई है, तो इस फैक्ट को और याद कर लेना। ठीक है, देखो आज हमने क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? वो इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आज आपको जो LGBTQ कम्युनिटी होती है ना, LGBTQ कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के साथ में क्या क्या भेदभाव होते हैं समाज में,
इस कम्युनिटी के साथ में भेदभाव क्या क्या होते हैं, इस बारे में आपको पॉइंट लिखने हैं। 1 पॉइंट हो सके, 2 पॉइंट हो सकें, 3 पॉइंट हो सकें, 4 पॉइंट हो सकें, 5 पॉइंट हो सकें, मतलब शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में लिखना है और हम देखते हैं देख कौन कितना क्रिएटिव है, लेकिन लिखने जरूर है, ये याद रखना, ठीक है। अगर मुझे किसी के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पॉइंट लगे तो मैं क्या करूँगा कि अगले दिन ना उनके पॉइंट्स को हम यूट्यूब पर यहाँ वीडियो में दिखाएंगे कि देखो इनके पॉइंट कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये लिखना ही लिखना, याद रखना। प्री की हर वक्त प्री की तैयारी मत करो कि प्री की ही तैयारी करनी है, एक बार थोड़ा सा मेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचो, ठीक है। तो इनके बारे में लिखना ही लिखना है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।